हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मॉडर्न स्टडी में। आज मैं आपको फ़िरोज़ तुगलक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपके सामने पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बना? गियासुद्दीन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय या अबू बकर? तो आप सभी जानते होंगे इसका सही उत्तर होगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। जब गियासुद्दीन तुगलक की 1351 में मृत्यु हो गई तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद गियासुद्दीन तुगलक का चचेरा भाई दिल्ली की सल्तनत का शासक बना और उसका कार्यकाल 1351 से 1388 तक रहा। यदि बात करें गियासुद्दीन तुगलक की तो गियासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से 1325 तक रहा और उसने ही तुगलक वंश की स्थापना की। फ़िरोज़ शाह तुगलक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका कार्यकाल 1351 से 1388 तक रहा। और गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय फ़िरोज़ शाह के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना, जिसने 1388 से 1389 तक 1 वर्ष के लगभग अपना शासनकाल चलाया। उसके बाद यदि बात करें अबू बकर की तो अबू बकर गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के बाद 1 वर्ष के लिए शासक बना, जिसका कार्यकाल 1389 से 1390 तक रहा। मैं आपको बता दूं कि तुगलक वंश में लगभग 8 शासकों ने अपना शासन चलाया है। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आपके सामने दूसरा प्रश्न होगा, फ़िरोज़ शाह तुगलक किसका बेटा था? बदरुद्दीन अली, बी गाजी मलिक, सी जूना खां, डी रजब? तो आप इसका सही उत्तर लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रजब। फ़िरोज़ शाह तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के भाई रजब का बेटा था और उसने ही 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला था। यदि बात करें गाजी मलिक तो गाजी मलिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था और वो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। और बात करें जूना खां की तो जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आपके सामने तीसरा प्रश्न होगा, फ़िरोज़ शाह तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? बदखरुद्दीन, कमालुद्दीन, मुबारक खान या खुसरो तुगलक? तो इसका सही उत्तर होगा कमालुद्दीन। फ़िरोज़ शाह तुगलक का वास्तविक नाम कमालुद्दीन था और वो 1351 में फ़िरोज़ शाह तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। बढ़ते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने चौथा प्रश्न होगा, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी फ़िरोज़ तुगलक, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी? तो आप सभी जानते होंगे इसका सही उत्तर होगा फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था और उसने तर्क दिया था कि शरीयत, शायद आप जानते हो कि शरीयत इस्लामिक धर्म कानूनों का एक ग्रंथ होता है कि शरीयत में ब्राह्मणों पर कर लगाने के लिए मनाही नहीं है। उसने केवल बच्चों, महिलाओं और विकलांगों को ही जजिया कर से अलग रखा। यदि बात करें हम जजिया की तो जजिया कर की शुरुआत आप सभी जानते होंगे मोहम्मद बिन कासिम ने की थी और बताया जाता है कि जजिया एक राजनीतिक कर होता है जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। कासिम ने भी ब्राह्मणों को इस कर से अलग रखा था। एकमात्र दिल्ली सुल्तनत का पहला ऐसा शासक यही था, फ़िरोज़ तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने पाँचवा प्रश्न होगा, सिंचाई के लिए फ़िरोज़ शाह ने कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 नहरों का निर्माण कराया था और इसीलिए उसे नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कहा जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक था जिसने नहरों का जाल बिछवाया था। यदि बात करें सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण तो यह दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक ने कराया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने छठा प्रश्न होगा,
फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? ऑप्शन ए तौहीद ए फिरोज शाही, ऑप्शन बी फतूहात ए फिरोज शाही, ऑप्शन सी तारीख ए फिरोज शाही, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फतूहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 7वां प्रश्न होगा, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? ऑप्शन ए अदूधा, ऑप्शन बी विख, ऑप्शन सी संसगानी, या ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यह सभी। फिरोज शाह तुगलक ने अदूधा नाम के, विख नाम के और ससंगानी के नाम के 3 नामों के सिक्के चलाए थे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने 8वां प्रश्न होगा, तुगलक वंश के किस शासक ने सैन्य सेवाओं को वंशानुगत बना दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, या ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने, या ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने, या ऑप्शन डी नसरुद्दीन तुगलक ने। तो आप सभी जानते होंगे इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक ऐसा शासक था जिसने सैन्य सेवाओं को वंशानुगत बना दिया था। यदि बात करें इस विषय में तो मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। यह दिल्ली सल्तनत का भी एक ऐसा शासक पहला बना जो योग्यता के आधार पर पद देता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही काफ़ी हिंदू भी उच्च अधिकारी बने थे। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले किसी ने भी अपने पदों को योग्यता के आधार पर देना नहीं प्रारंभ किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 9वां प्रश्न होगा, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाए? मेरठ, टोपरा, आगरा, मथुरा। तो आपके सामने ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1 और 2, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। फिरोज शाह ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था। आप सभी जानते होंगे कि फिरोज शाह ने कई नए नगरों को स्थापित किया था, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद ये कुछ प्रमुख नगर थे। फिरोज शाह ने यमुना नदी के तट पर दिल्ली के लाल किले के निकट एक फिरोज शाह कोटला नगर भी बसाया, जो फिरोज तुगलक का प्रिय नगर माना जाता है, और वहीं पर ही मेरठ और टोपरा दोनों अभिलेखों को स्थापित कराया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 10वां प्रश्न होगा, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 30। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 नहरों का भी निर्माण कराया था, और इसे नहरों का जाल बिछाने वाला शासक भी कहा जाता था। आपके सामने 11वां प्रश्न होगा, दिल्ली सुल्तनत के किस सुल्तान के शासक में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। यदि बात करें मंगोलों के आक्रमण के बारे में तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने कुल 29 बार आक्रमण किया, और गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें 29 बार हराया। उसके लिए उसे मलिक उल गाजी की उपाधि भी दी गई। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ। और यदि बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एकमात्र मंगोलों का आक्रमण 1326 से 27 ईस्वी में ट्रांस अक्सियाना के जो चगताई शासक था मंगोलों का, उसने किया था, जिसका नाम अलाउद्दीन वरामिसिरी था शायद। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 12वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से वह कर कौन सा है जो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था? ऑप्शन ए ज़कात, ऑप्शन बी खुराज, ऑप्शन सी खुम्स, ऑप्शन डी उस्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उस्र। उस्र ही एक ऐसा कर था जो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था।
यदि बात करें ज़कात की तो ज़कात मुस्लिम जो समुदाय था उसकी आय पर लगता था और उनकी आय का 2.5% कर ज़कात के रूप में लिया जाता था। और यदि बात करें खुराज की तो खुराज वो भूमि कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगता। और यदि बात करें खुम्स की तो खुम्स वो था जब युद्ध में लूटे गए माल पर लिया गया कर हो तो उसे खुम्स कहा जाता था। और यदि एक और कर की मैं आपको बात बताऊं, जब उसने नहरें बनवाई तो नहरों के लिए एक और अन्य कर जो लिया गया था वो था हक़-ए-शुर्ब। हक़-ए-शुर्ब को नहरों द्वारा सिंचाई कर के रूप में लिया गया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 12वां प्रश्न होगा, तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में गुलामों की संख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ऑप्शन बी नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में लगभग 1,80,000 गुलाम थे और उनके लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग दीवान-ए-बंदगान को भी नियुक्त किया था। मैं आपको बता दूं कि जब इतने सारे गुलाम हो गए तो उसके राजकोष में वृद्धि नहीं हुई और यहीं से ही तुगलक वंश के पतन का काल स्टार्ट माना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 13वां प्रश्न होगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि तुगलक वंश में लगभग 8 शासक हुए थे और इनमें सबसे अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। और पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। इस तरीके से नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1414 में तुगलक वंश का अंत हो गया और एक नया वंश दिल्ली सल्तनत में आया जिसका नाम था सैयद वंश। और उसने दिल्ली सल्तनत पर 1414 से लेकर 1451 तक अपना शासन किया। और सैयद वंश के पतन के बाद लोधी वंश दिल्ली में आया और उसने 1451 से लेकर 1526 तक अपना शासनकाल चलाया। और उसके बाद बाबर का आक्रमण हो गया और इब्राहिम लोधी को मारकर दिल्ली में मुग़ल सत्ता स्थापित हो गई। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और यदि पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो में क्या कमी है ताकि हम उसको पूरा कर सकें और आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट तैयार कर सकें। और हमारे YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ये आपके लिए निश्चित ही लाभदायक होगा। धन्यवाद। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने तुगलक वंश से लगभग 40 से 45 क्वेश्चनों को कवर कराया है, तो आप एक बार तीनों वीडियो को देख लें। मैंने MCQ के फॉर्म में तीनों वीडियो को कवर किया है और उससे पहले सर ने आपको तुगलक वंश के बारे में यहाँ तक पढ़ा दिया है, फिरोज शाह तुगलक तक।